हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स। आज जो है नई यूनिट 4, 3 यूनिट हम पहले कर चुके हैं। आज यूनिट 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्क के बारे में जानेंगे। वर्क क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, ये किस नेचर का है, पॉजिटिव कब होगा सर, नेगेटिव कब, और जीरो वर्क कब होगा, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर हम वर्क का जो एक्सप्रेशन है, वर्क डन, वो करेंगे। उसके बाद पावर के बारे में जानेंगे, फिर एनर्जी करेंगे। सबसे छोटी यूनिट है ये वर्क, पावर एंड एनर्जी, और इंटरेस्टिंग भी है। आइए शाबाश स्टार्ट करते हैं वर्क के बारे में। तो देखिए शाबाश, वर्क मीन्स मैकेनिकल वर्क। ठीक है, फिजिक्स में जो होता है वर्क का मीनिंग होता है मैकेनिकल वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स। वर्क इज सेड टू बी done by a force if a body, object, particle is actually displaced from its position, then work is said to be done। तब बोला जाएगा कि वर्क हुआ है। कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेस हो गई इसकी पोजीशन से, तब हम बोलें कि सर वर्क हुआ है फोर्स अप्लाई करने से। फॉर एग्जांपल, हम दीवार पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो आगे डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो उस केस में वर्क जीरो होगा। आइए शाबाश के एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई फोर्स का कंपोनेंट है एफ, थीटा एंगल इसने बनाया है। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का कोई केस नहीं है बेटा, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। फ्रिक्शनल फोर्स जो अब्सेंट है उसको नेग्लेक्ट किया गया है, स्मूथ सरफेस हम मान के चले हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ए था जिसका मास m था, तो ये ए ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर यहाँ डिस्प्लेस कर दिया गया इस फोर्स की वजह से। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जाम्पल। तब वर्क जो होगा, वर्क बोला जाएगा बेटा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको आगे लेके जाएगा बेटा, जहां एंगल है वो कोस और दूसरा कंपोनेंट साइन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा वर्क का कंपोनेंट कौन सा, एफ कोस थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या, एस। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। और जब कोस थीटा होता है, ठीक है, वेक्टर चैप्टर वैसे तो हम कंप्लीट कर चुके, लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा। ए डॉट बी होता है ना बेटा, वो होता है ए बी कोस थीटा। ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है बेटा ए बी साइन थीटा। ठीक है, इनके रिगार्डिंग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्शन होती बेटा, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। तो देखिए शाबाश, जहां कोस आता है वहां दो वेक्टर का डॉट होता है। ठीक है, एफ डॉट एस कर दिया हमने, वेरी गुड, यहाँ पता चल गया सर हमें। अब वर्क डन क्या होगा, स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्यों है वो मैं बता देता हूँ बेटा। स्केलर वर्क डन इसलिए है क्योंकि दो वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, डॉट को स्केलर भी बोलते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यूनिट क्या होगी सर इसकी, यूनिट के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में बात करते हैं बेटा। एसआई यूनिट, एसआई जो यूनिट है वर्क डन की होगी जूल। जूल में मेजर किया जाएगा वर्क डन। नंबर 2 सीजीएस जो यूनिट होगी वो होगी बेटा इसकी अर्ग, ERG। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल जो होता है 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। सर ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, वर्क डन जो है, लिखो एक बार आप वर्क डन को। फोर्स का डायमेंशन यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर और आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहाँ देखो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। सीजीएस में तो केजी नहीं होता सर, ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम लिख दिया। मीटर से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सेकंड का सेकंड कोई चेंज नहीं सर। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो 10⁻³ और 4 7। ठीक है, तो ये है क्या, ये अर्थ ही तो है, तो 1 जूल कितना हो गया, 10⁻⁷ अर्थ। अच्छा, थर्ड जो यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट, इसको बोलते हैं KGM।
केजी मीटर। केजी मीटर का मतलब क्या बेटा, केजीएफ मीटर या फिर केजी वेट मीटर, ये मतलब होता है इसका। और 1 केजी वेट मीटर जो होगा किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 10 जूल या 9.8 जूल। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर जीएम भी लिख सकते हैं, ग्राम वेट मीटर, ग्राम फोर्स मीटर। तो ये था इसकी यूनिट के बारे में। ठीक है, अगर ये वर्क डन जो फोर्स है बेटा कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है तब क्या होगा, तो देखिए शाबाश। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर। अगर सर फोर्स तीनों कंपोनेंट में गिवन है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। आई कैप का मतलब होता है एक्स में, जे कैप का वाई में, के कैप का जेड में। आर भी दे रखा है सर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें, फॉर एग्जांपल एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एफ डॉट आर। आई का आई के साथ 1 होगा बेटा, प्रोडक्ट दोबारा फिर बताता हूँ, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के भी 0। सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा हमेशा ही। ये होगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स, वाई इंटू एफ वाई, जेड इंटू एफ जेड। तो ये था बेटा वर्क डन के बारे में। ठीक है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए L बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, दोनों याद रखने, m1 L2 T-2। आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए फोर्स और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये बताते हैं शाबाश की वर्क डन सर पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। तो देखिए शाबाश, वर्क डन के नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ वर्क डन, यहां बेटा पॉजिटिव वर्क, यहां है नेगेटिव वर्क, और ये है जीरो वर्क। वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ, फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा, आप ही बता दो शाबाश। थीटा जब 0 to 90 डिग्री होगा तब वर्क पॉजिटिव है, क्योंकि उस केस में कोस क्या होगा, पॉजिटिव, और 90 to 80 कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो 0 to 90 जब होगा तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल इसका बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल के केस में, फ्री फॉल के केस में जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज कर दिया जाए तो यहां ग्रेविटी का फोर्स लगता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, या वर्क डन बाय ग्रेविटी इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा सर, जब थीटा जो है 90 to 180 होगा तो वहां कोस नेगेटिव, कोस नेगेटिव तो वर्क डन नेगेटिव। इस केस में वर्क डन होगा नेगेटिव। किस केस में, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट हम ऊपर फेंकेंगे तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर कुएं से पानी निकालें, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, हम ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहां में लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, कोस 90 जीरो। ठीक है, जैसे कुली सामान लेकर खड़ा आधे घंटे से चल रहा है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है ना बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब एंगल अगर 90 डिग्री तो वर्क डन जीरो होगा। या फिर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, फॉर एग्जांपल आपने फोर्स अप्लाई किया वॉल के ऊपर लेकिन वॉल मूव नहीं हुई, तो वर्क डन क्या होगा, उस केस में जीरो।
तो ये था वर्क डन का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नेचर के बारे में बात। देखिए शाबाश, हमसे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर। कभी भी बेटा परपेंडिकुलर बोल दिया जाए ना तो आपको क्या करना, डॉट कर देना है। परपेंडिकुलर जब हो दो वेक्टर तो डॉट जीरो होगा, जब पैरेलल दे रखे हो तो आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको, डॉट तो आपको पता चले गया होगा, क्रॉस कैसे होगा उसके बारे में देखिए। तो यहाँ जो है फर्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, तो दोनों का डॉट करवा दो शाबाश। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डॉट 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ जब डॉट होगा दैट इज इक्वल टू 0, 2 का 3 के साथ 6 माइनस 3m माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 3m इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 30। तो m की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, माइनस 10। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया गया, ध्यान से देखें, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है और डिस्प्लेस हुआ 20 मीटर, वर्क डन निकालना। तो यहाँ मैंने बताया था ये कंपोनेंट यूज होगा 50। अब एंगल नहीं है तो साइन बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो वर्क डन कितना हुआ 50 साइन 30, साइन 30 कितना 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 20 मीटर, तो 2 से 10 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने जूल। ठीक है, हो जाएगा। नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। किसी ग्लास ऑफ वाटर को उठाने के लिए 0.5 kg थ्रो हाइट ऑफ 20 मीटर कितना वर्क होगा। वर्क बाय ग्रेविटी नहीं बेटा, वर्क डन हम कितना करेंगे, ग्रेविटी से तो नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन कितना, हम उतना ही अप्लाई करें जितना ग्रेविटी ने किया है, m इंटू जी इंटू में हाइट, ये फोर्स हो गया, हाइट हो गई 20। ठीक है, तो m इंटू जी 0.5 इंटू में जी कितना यहाँ दे रखा 10 इंटू 20, तो 10 से 10 कैंसल, कितना आ गया 100 जूल। अगर यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी बोल देते तब माइनस हो जाता, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ, एंगल 180 डिग्री और कोस 180 कितना होता है -1। ठीक है, हमने उठाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था तो एंगल वहां पर कितना था 0, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया है। ओके, हो जाएगा यहां तक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। आज के जो की पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नंबर 1 वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, नंबर 2 इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, नंबर 3 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, किसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, तो किस टाइप से आप पहचानोगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है सर, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद हम बात करेंगे पावर की, वर्क हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम पावर के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए से अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। In daily life, a constant force is rare. So we come across the variable force. Now we have to calculate work done by a variable force. Now we have to take the graph between the force and here the displacement x. ओके, तो यहाँ हमने एक कर्व ली बेटा, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से वेरिएबल फोर्स है, फोर्स की वैल्यू यहाँ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है बेटा, देख सकते हो आप। तो यहाँ जो था, यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट जो था पोजीशन का x ए से रिप्रेजेंट किया पोजीशन से, यहाँ पोजीशन है एक्स बी, ये मीटर में बेटा, ये न्यूटन में। ओके,
फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो यहाँ हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इस ग्राफ का कैसे निकालेंगे। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से जो है हमने स्मॉल स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप जो कट की पी क्यू आर एस, ये जो स्मॉल स्ट्रिप थी बेटा इसके जो डिस्टेंस है डी एक्स हमने अज्यूम की, और पी से क्यू जो है फोर्स एफ है। नाउ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स स्मॉल है तो हम ये लिखेंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो। हम इसको इतने से को लिख सकते हैं एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ है एक प्रकार से, तो हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो इसका एरिया है ये हमारे पास। अगर यहाँ से नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें निकालना है, फॉर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करते थे या समेशन करते, तो कंप्लीट का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे डी डब्ल्यू, यहाँ एफ डॉट डी एक्स है, कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ जो लिमिट होगी वो होगी बेटा एक्स ए से एक्स बी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है क्या, दैट इज एरिया ऑफ कर्व बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है, इसके अंदर जितना एरिया है अगर वो हम निकाल लेते हैं तो उससे क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ फॉर एग्जांपल ये है बेटा फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि ये इस टाइप से मैंने ट्राइंगल बना दी, ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल फोर्स है, यहाँ तक जो आप देख पा रहे हो यहाँ तक, ठीक है। अब इसका जो मैं पूछूं तुमसे कि वर्क डन क्या होगा, इसके नीचे जितना एरिया आएगा वो क्या होगा बेटा, वर्क डन। अब इसका जो एरिया हो, फॉर एग्जांपल ये फोर्स गिवन है 10 न्यूटन और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये डिस्टेंस है 5 मीटर। अब आपको इसका वर्क डन निकालना, तो वर्क डन क्या होगा, कंप्लीट इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, ये एरिया है क्या, ट्राइंगल दिख रही है आपको, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 5, हाइट कितनी 10, तो यहाँ से आंसर कितना है 25, क्या 25 जूल। तो ये वर्क डन होगा, जितना एरिया होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो कर्व है उसके सराउंडिंग में जितना एरिया हो उसको हम बोलेंगे बेटा वर्क डन। ओके, ये वर्क डन डिपेंड करता है बेटा क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव होगा, कोई कर्व आती है तब, ठीक है। इसके रिगार्डिंग तो न्यूमेरिकल करवा देंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट है एफ एक्स, अगर मैं बोल दूं बेटा आपको इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, एक केस तो ये है, एक केस आपके पास ये, साइकिल जब बेटा क्लॉकवाइज होगा तब तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, फॉर क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ से कंप्लीट। मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो कैसे आएगी देखिए इसे बस, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा, अब मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका, मैथमेटिकल फॉर्म देखिए शाबाश, suppose we have to calculate the work done from position A to position B under the action of variable force, तो देखिए शाबाश होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई फोर्स अप्लाई हुआ बताइए F,
जिसकी वजह से जो इसकी पोजीशन है एस डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, जो ये फोर्स यहाँ पर एक्ट हुआ है तो उसकी वजह से जब आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, ए टू बी मीन्स एक्स ए टू एक्स बी कोई भी वेरिएबल फोर्स है ये, तो यहाँ फोर्स एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डी एस, ठीक है। ये होगा आपका वर्क डन। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स गिवन है 10 + 0.5x, ठीक है। ये एक वेरिएबल फोर्स है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है बेटा, 0 to कुछ भी हो सकती है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फ्रॉम x 0 to x2। चलिए पोजीशन गिवन है बेटा x 0 से 2 तक वर्क डन क्या होगा। ये जो फोर्स गिवन है दैट इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल कैसे है सर, x की वैल्यू आप पुट करो बेटा 0 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करोगे तो f जो है वेरी करेगा। वर्क डन का जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा बेटा, इंटीग्रेशन f dx, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 2, ओके। जो फोर्स की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 + 0.5x इंटू dx, कहाँ से कहाँ 0 to 2। देखिए से बस आपको इसको करना क्या है, अलग अलग इसको रखना है, 0 to 2 + 0.5x dx 0 to 2। तो होगा क्या, यहाँ देखिए से बस मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको 10 एज इट इज dx का इंटीग्रेशन बेटा x, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 2 प्लस 0.5 एज इट इज x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 2। तो x - 0 करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 + 0.5, ये क्या पुट होगा 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो 2 - 0, ठीक है। ये कितना हो गया 1, ये 20, तो 20 + 1 21 जूल। तो वर्क डन जो फाइंड आउट करना था वो कितना है, दैट इज 21 जूल। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल आता है बेटा वेरिएबल फोर्स है तो आपको करना क्या होगा, लिमिट जस्ट पुट करनी है, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन हमने मैथमेटिकल टूल के अंदर सीखा था बहुत अच्छे से, तो वो आप यहाँ यूज करेंगे तो वर्क डन आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसलिए अब हम बात करेंगे बेटा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स हैं वो होते क्या है। आइए से बस किसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, किसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आइए से बस पहले कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स the work done by a force, work done by or against a force from one point to, या वन पॉइंट ही बोल सकते हैं आप, या वन पोजीशन, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट does not depend on the path followed by them, but depends on initial and final position, then the force is said to be conservative force। अगर जो फोर्स है बेटा वो डिपेंड नहीं करता पाथ पर बट डिपेंड करता है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पर, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 to पॉइंट 2 हमें जाना है, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3। तो यहाँ जब आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे बाय द फोर्स 1 to 2, ठीक है, तीनों केसेस है, पाथ 1 है पाथ 2 है, तो वर्क डन सभी केसेस में सेम होने वाला। वर्क डन जो है पाथ 1 जो उसमें भी वही होगा, पाथ 2 में भी वही होगा और पाथ 3 में भी वही होगा। अगर ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव है तब। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, मीन्स जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या आएगा, तो वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड।
वो पाथ पे अगर डिपेंड करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तीनों डिफरेंट पाथ पर वर्क डन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि पाथ पर डिपेंड करता है। सिंपल सी ट्रिक है बेटा, जैसे डिस्टेंस होता है ना, अगर डिस्टेंस ए टू बी डिफरेंट पोजीशन की हेल्प से हम मीन्स डिफरेंट सिचुएशन लें, ए टू बी स्ट्रेट गए हैं, सर ऊपर से गए, कर्ड पाथ नीचे से गए, तो डिस्टेंस डिफरेंट आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम किस रास्ते गए हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कि किस रास्ते हम गए हैं, एक्चुअल पाथ। सेम केस यहाँ है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिपेंड करेगा हम किस रास्ते गए हैं, कौन सा पाथ हमने ट्रैवल किया है, जबकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए शाबाश हम बात करते हैं पावर की। आइए शाबाश बात करते हैं पावर की। तो पावर के बारे में जो हमने पढ़ा अभी तक, क्या होती है बेटा पावर, डिफाइन पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से वर्क हुआ है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, इसको पावर बोला जाता है। ओके, पावर को पी से लिखते हैं बेटा। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात की जाए तो पावर जो होगा वो dw by dt, dw भी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हियर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय dt। ओके, ds by dt जो होगा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, वेलोसिटी। ओके, तो पावर जो है बेटा वो क्या है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। और मैंने बताया था दो वेक्टर का कभी भी स्केलर प्रोडक्ट हो तो वो टर्म क्या कहलाएगी बेटा, स्केलर कहलाएगी। पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, पावर इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा। जहाँ डॉट होता है वहाँ कोस आएगा, जहाँ क्रॉस होता है वहाँ साइन आएगा। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल थीटा जो है वो क्या हो, जीरो। ठीक है, व्हेन एंगल थीटा जीरो पावर मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम जब थीटा क्या हो 180 डिग्री, कोस 180 क्या होगा -1, तो पावर क्या होगी, मिनिमम। तो ये केसेस थे पावर के। अब पावर की यूनिट क्या होती है, जो पावर होता है पावर की यूनिट होती है बेटा वाट। ठीक है, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट रहेगी। अदर यूनिट अगर बात करें, किलो वाट भी लिख देते हैं 10 की पावर 3 वाट, मेगावाट भी लिख देते हैं 10 की पावर 6 वाट। एक कमर्शियल पर्पज के लिए यूनिट यूज होती है इंजीनियरिंग में, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर जो होती है 746 वाट के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी यूनिट याद रख सकते हैं। अब बात आती है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए साहब, पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2, और टाइम के लिए T, m1L2T-3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बेटा किसके लिए, पावर के लिए। अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, फोर्स और वेलोसिटी है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, पावर आपके सामने होगी, पावर निकल के आ जाएगी। पावर की जो ऐसा यूनिट रहेगी क्या रहेगी, वो वाट रहेगी। किलोवाट मेगावाट में भी इसको लिख देते हैं। जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जाती है इंजीनियरिंग के अंदर, वो होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, आई थिंक ये सब आपको याद रहेगा। तो पावर जो था इसके बारे में हमने समझा।